हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। सो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे लिए वो नुकसानदायक होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं या फो होते हैं। फ्रेंड मतलब दोस्त, फो मतलब दुश्मन। उसके टाइप्स पढ़ेंगे, वो किस टाइप्स के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस काम आते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। आपने कभी देखा होगा ना कि मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ के। However, there is other living organisms around such as normally cannot see. They are called microorganisms or microbes. अब देखिए, अपने आसपास देखिए, आपको अपने आसपास क्या दिखेगा? अपना घर दिखेगा और क्या दिखेगा? अपना रूम दिखेगा। लेकिन उस रूम के उस टेबल के अंदर आपको क्या दिखेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है और बहुत छोटे छोटे होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड सर्फेस कवर्ड the ग्रेनिश वाइट पैचेस। अब अपने बरसात के मौसम में ऑब्जर्व क्या होगा, जो कि ब्रेड होती है, हाँ, उस पर क्या फफूंदी बोलते हैं, या फिर उसे बोलते हैं फंगस आ गई उसके ऊपर, उस पर वाइट रंग की कुछ लेयर चढ़ जाती है। तो वो क्या है, वो एक माइक्रोब्स है वो। और माइक्रोब्स ऑब्जर्व दिस पाथ थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। और ऐसे ना, इसके लिए एक स्पेशल चीज़ आती है, उसे क्या मतलब, उसे हम कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप कह सकते हैं उसे। अब हम देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, हाँ, ये कितने टाइप के होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं। These observations show that the water, soil, full tiny organisms, मतलब आप ना वाटर और मतलब हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स हैं। हर जगह माइक्रोब्स है, पानी में हो गया, टेबल में हो गया, आपके हाथ तक में माइक्रोब्स है, आपके ऊपर ऊपर हिस्से में और पानी में, हवा में, लेकिन आग में भी होते हैं कभी कभी, लेकिन वो आग में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि उनको ना हीट बर्दाश्त नहीं होती, वो हीट की वजह से मर जाते हैं। सो माइक्रोब्स क्लासिफाई किए जाते हैं 4 ग्रुप में। उसमें हम कहते हैं, एक होता है हमारा बैक्टीरिया, एक होता है हमारा फंगी, एक होता है हमारा प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी। अब बैक्टीरिया आपने सुना होगा कि कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर ये बैक्टीरिया कोई टाइप का सुना होगा आपने। फंगी भी सुना होगा, फंगी ब्रेड पे लग जाता है, लेकिन आपने प्रोटोजोआ नहीं सुना। आपने एल्गी सुना है कि एल्गी जब पानी होने पे पौधों पे, तो वहाँ पे एल्गी जम जाती है, या फिर पाउंड के आसपास एल्गी जम जाती है, वो तो आपने सुना होगा। लेकिन आपने प्रोटोजोआ नहीं सुना, तो प्रोटोजोआ हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। So, viruses are also microscopic but are different from the microorganisms. अब आपने सुना होगा वायरस। ये वायरस क्या होता है? इस टाइम क्या चल रहा है? कोरोना वायरस। ये कि कोरोना वायरस क्या है कि ये एक टाइप का माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक, बट ये थोड़ा डिफरेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लेकिन ये भी माइक्रोस्कोपिक है। मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब इसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और इसमें होता है कि ये ना एक सेल ना अपने आप में डिवाइड हो के ये अपने आप को इतना डबल कर मतलब अपनी बिल्कुल लाखों से ना खड़े कर लेता है। मतलब एक बैक्टीरिया ना कम से कम लाखों चीज़ खड़ी कर सकता है। अब which they may have bacteria, plants, some animals, some of these virus shows 2.5। और हमें कुछ वायरस दिखाए गए हैं 2.5 में। Common elements like cold, infusion, flu and most caused by the virus। अब आपने सुना होगा कि किसी को फ्लू हो गया, फिर किसी को कोल्ड हो गया, या फिर किसी को कफ हो गया, खांसी हो गई, क्यों? वो वायरस की वजह से हुआ है। अब जो कोरोना वायरस है, ये भी तो एक वायरस ही है, हाँ। और इसकी सीरियस डिजीज क्या हमारे इन वायरस की, वो हमारा है पोलियो, चिकन पॉक्स, जो हमारे वायरस से कॉज होते हैं। अब कुछ साल बाद इसमें कोरोना वायरस भी जुड़ जाएगा, देखना आप, ठीक है। ये सब हमारे वायरस के टाइप्स हैं। डिजीज लाइक डेंसाइट्री एंड मलेरिया कॉज बाय द प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ से क्या डिजीज होती है? उससे हमारा होता है डायसेंट्री एंड मलेरिया, ठीक है। और वेट हाइड वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज। अब देखिए, प्रोटोजोआ डिजीज क्या है, नहीं पहले हम देखते हैं।
वायरस डिजीज़ क्या है हमारा, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये आपको मेन याद रखना है, ठीक है। और आपका प्रोटोजोआ डिजीज़ क्या है हमारा, डेंस्ट्रेटी एंड मलेरिया। बस आपको मलेरिया याद रखना है कि मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ डिजीज़ है। और जो हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है हमारा, टाइफाइड या फिर टीबी। आपने सुना होगा किसी को टीबी हो गया, उसे हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। अब यू हैव लर्न अबाउट द सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6। अब आपने कुछ क्लास 6 में पढ़े होंगे। सो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल, इसमें सिर्फ एक ही होगा, लेकिन जब वो एक होगा तो अपने आप में बढ़ते जाएगा, अपने आप में टूटते जाएगा, और इतने सारे प्रोड्यूस कर देगा ना वो, आप सोच भी नहीं सकती। ये बैक्टीरिया की फोटो हमारी सारी। अब बैक्टीरिया बहुत सारे शेप के होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। अब हम देखते हैं एल्गी। अब जो एल्गी है ना, हाँ, वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी क्लोरोमोनास, और एक हमारी होती है स्पाइरोगेरा। अब आपने स्पाइरोगेरा पढ़ा होगा क्लास 6 में, वो 6 चैप्टर में होगा मेरे ख्याल से, वो जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा था आपने। जो स्पाइरोगेरा होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 में, फिर वो 2 से रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को। अब प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा एंड पैरामीशियम। अब कई लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैरामीशियम और जो ये पेनासिलियम, तो दोनों नाम सेम सेम है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको रखना है प्रोटोजोआ वाले ग्रुप में क्या नाम आएगा, पैरामीशियम, जिसमें एम आएगा। और फंगी ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं, ब्रीड माउंट, पेनासिलियम और स्पार्जिलस। यहाँ पे ए साइलेंट है, स्पार्जिलस में दिख रहा है आपको, ये स्पार्जिलस की फोटो है। तो आप इसको ड्रॉ करिएगा, ये बहुत अच्छा लगता है ड्रॉ करने में। ये ड्रॉ मैंने भी किया था पहले। तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पेनासिलियम और पेनामीशियम में, ठीक है। प्रोटोजोआ में देखिए हमारे बैक्टीरिया के 2 ग्रुप हैं, एक रॉड लाइक है और एक हमारा स्ट्रक्चर होता है जो हम पढ़ेंगे आगे। और एल्गी हमारे 2 टाइप हैं, क्लोरोमोनास और दूसरा हमारा स्पाइरोगेरा। प्रोटोजोआ के 2 हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। और हमारे फंगी के 3 बताए गए हैं यहाँ पे, ब्रीड माउंट, पेनासिलियम और स्पार्जिलस, ठीक है। अब हम यहाँ पे कहा था ना कि पीछे की कुछ वायरस के दिखाए गए हैं पार्टिकल, मतलब पिक्चर्स हैं, तो यहाँ पे ही है। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक है, शायद से कुछ साल बाद उसका भी फोटो जुड़ जाए इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं आगे। अब आपने देख तो लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बट अब वो रहते क्या है, हमें मिलेंगे कहाँ वो, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सब एल्गी एंड प्रोटोजोआ। अब ये मेन पॉइंट आता है कि सिंगल सेल क्या होता है और मल्टी सेल क्या होता है। सिंगल सेल मतलब नाम से चल रहा है पता कि जिसमें सिर्फ एक ही सेल होगा। मल्टी सेल मतलब उसमें बहुत सारे सेल होंगे, ठीक है। अब हमारे सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ये रहा बैक्टीरिया, हमारे सिंगल सेल का एग्जांपल है, इसमें सिंगल सेल होगा, और एल्गी एंड प्रोटोजोआ। अब हम देखते हैं कि हमारे मल्टी सेलर मतलब बहुत सारे, एक से ज़्यादा, उसे हम कहेंगे मल्टी सेलुलर। अब जो सिंगल सेल है ना, जिसे हम कहते हैं कि उसे हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं, आगे चल के देखेंगे उसे हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं। अब मल्टी सेलुलर हमारा क्या है, एल्गी है और फंगी है हमारा मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल। अब ये रहते क्या है, ये रहते हैं हमारे ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं, चाहे वो रेनी हो, चाहे वो आइस कोल्ड हो, चाहे वो क्लाइमेट हमारा हॉट स्प्रिंग हो या डेजर्ट हो, या फिर मार्शी लैंड, मतलब बिल्कुल खतरनाक लैंड्स हो, मतलब जो बिल्कुल कटीले लैंड्स हो सकते हैं उसे। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपकी बॉडी में भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ठीक है। Some microorganisms glow and another microorganisms will another exist freely. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं और कुछ फ्रीली रहते हैं ऐसे, मतलब आपको ये पढ़ना नहीं है, सबको ऊपर का इतना याद रखना है यहाँ तक का, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। वो कैसे, अब ऐसे नहीं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, नहीं, कुछ हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। वेयर एज हार्मफुल कॉज डिजीज, अब कुछ कुछ हमारे डिजीज भी करते हैं। और चले हम बढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में। अब हम देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
Microbes are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो हमारे वेरियस पर्पस के लिए काम आते हैं। वो कैसे? वो हमारे काम आते हैं दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। अब आप सोच रहे हो कि दही, ब्रेड और केक से इनका क्या वो रिलेशनशिप है, संबंध है? तो उसमें होता क्या है, जो एक हमारा बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, हाँ, हम दूसरा पढ़ेंगे एक ब्रेड के बारे में। बस आपको याद रखना लैक्टोबैसिलस हमारा एक फ्रेंडली माइक्रोब्स है। ये क्वेश्चन आपके बारे में पक्का आएगा कि फ्रेंडली माइक्रोब्स का नाम बताओ या 2 फ्रेंडली माइक्रोब्स के नाम बताओ, तो आपको एटलीस्ट एक का तो नाम याद रखना है, उसमें कहेंगे लैक्टोबैसिलस, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हमारा दूध हमारा कन्वर्ट होता है दही में। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. अब पहले के ज़माने में ना माइक्रो ऑर्गेन्स हमारे यूज़ करते थे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए। अब कई 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 जगह अभी भी करते हैं शायद से, लेकिन अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आगे हो रहा हो कुछ। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीन अप, ये हमारा क्लीन अप इन्वायरमेंट के लिए भी काम आते हैं। अब एग्जाम्पल क्या हमारा, अब जो आप कभी कभी देखते होंगे ऑर्गेनिक वेस्ट जो बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक थिंग होती है उसे हम कहते हैं। अब उन सब का मिक्सचर बना के हम लोग पौधों में डालते हैं, मतलब मिट्टी में डालते हैं। अब आप सोचते हो कि वो मिट्टी में जाता क्या है आखिरकार? वो खाता कौन है? वो सब माइक्रोब्स खाते हैं, और वो जो जितने भी खाते हैं हाँ, और जो वो जिनका जितना भी उनकी पॉटी रिलीज होती है हाँ, उनका जितना भी वेस्ट रिलीज होता है, वो सब हमारे प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है। वो हमारे प्लांट में मिक्स हो जाता है और प्लांट उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जो उनके लिए एक टाइप का, मतलब उनके लिए एक अमृत टाइप का बोल सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है उनके लिए। तो इस टाइप में हमारे वो हेल्पफुल होते हैं, और आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। The organic waste, vegetable peels, remains, animals, feces are broken down into harmless and usable substances by bacteria. ये हमारे बैक्टीरिया से भी होते हैं। Recall that preparation of medicines in agriculture then use soil fertility by nitrofixing nitrogen. अब जी फिक्सिंग नाइट्रोजन है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसी चैप्टर में आपको फिक्सिंग नाइट्रोजन याद रखना है। बस आपको इतना याद रखना है, जो हमारे एग्रीकल्चर क्या होता है, हमारी खेती बाड़ी में हमारे काम आते हैं हमारे बैक्टीरियाज सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। बस आपको याद रखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजन तो आप जानते हैं एक टाइप का एलिमेंट है, बस आपको याद रखना नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आते हैं हमारे ये। मेकिंग एंड कर्ड एंड ब्रेड, अब हम देखते हैं मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड कैसे हो सकता है। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आई सॉ दैट माई मदर एडेड सम कर्ड। आपने कभी देखा होगा अपनी मम्मी को किचन में, वो क्या करती हैं, दूध लेती हैं पतीले में और फिर उसमें हल्का सा 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच उसमें दही डाल देती है, हल्के से वार्म दूध में, हल्के से गर्म दूध में, ताकि जो उसमें होता क्या है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा कर्ड है ना, वो कंटेन करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये हमारा बैक्टीरिया होता कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। ये हमारा ज़िम्मेदार होता है दही के जमने या ना जमने के लिए। अब लैक्टोबैसिलस होता क्या है? अब ये करता क्या है ना, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। अगर मान लीजिए अभी ये एक है ना, तो ये अपने आप को 2 में मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 6 में, ऐसे करेगा कि अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, जिसकी वजह से पूरा जो दही है वो जो पूरा दूध है वो दही बन जाता है। और इससे क्या है, हमारा वो जो दूध हमारा दही में कन्वर्ट होता है। और जो ये दही होता है ना, सुना होगा आपने कि दही हमारे पेट के लिए मतलब बहुत अच्छा होता है। तो दही में कौन सा बैक्टीरिया, हमारा लैक्टोबैसिलस। तो एक तरीके से हमारा लैक्टोबैसिलस हमारा फ्रेंड हुआ ना, तो फिर तो आपको याद रखना है। अब बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया हमारे मेकिंग ऑफ चीज़ में भी काम आते हैं, पिकल्स में काम आते हैं, और बहुत सारे फूड आइटम्स में काम आते हैं। जैसे हमारा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जैसे रवा या फिर सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। उसमें हम कर्ड डालते हैं। आपने कभी देखा होगा अपनी मम्मी से आके जो पूछना है, या फिर कि आप सूजी वाले कुछ सामान में या फिर इडली वाले सामान में या फिर आप बेसन में दही डालती हैं या फिर भटूरे में, वो डालती हैं क्योंकि वो मल्टीप्लाई करेगा, और जिसकी से फूलता है वो भटूरा या फिर सूजी या फिर इडली। Bacteria and yeast are also helpful for fermentation in rice, idlis and dosa batter.
अब आप सोचते हो कि ये जो डोसा है वो तो बिल्कुल थिक होता है, और वो कढ़ा मतलब वो जो स्टीमर के अंदर जाके वो फूल क्यों जाता है भला, वो वैसे ढोकले की तरह, मतलब बिल्कुल स्पॉन्जी क्यों होता है? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन होता है। अब फर्मेंटेशन क्या होता है वो हम देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि जो आटा गूंद के रखेंगे वो अपना वो डबल हो जाएगा। उसमें हम कभी कभी शुगर भी डालते हैं वार्म वाटर मिक्स करके। Yeast production rapidly and produce carbon dioxide during precipitation, bubbles, gas filling. तो ये आपको अभी मैं the basic of a use of a yeast is a baking industry is making breads. अब ज़्यादातर yeast का काम क्या होता है, ब्रेड्स का बनाना या फिर पेस्ट्री या फिर केक का बनाना। अब yeast का ही यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि yeast ना फुलाता है, उस चीज़ को फुलाता है। अब हम देखते हैं Commercial use of microorganisms. Microorganisms are used as large scale production of alcohol. अब ना माइक्रो ना अब बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल के लिए, वाइन के लिए, एसिटिक एसिड के लिए, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर जिससे हम दूध फाड़ते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर commonly production of alcohol and wine. For these purpose, yeast is grown and natural sugar present grains like barley, wheat, rice. तो ये आपको समझना कुछ है नहीं। अब हम देखते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है। अब फर्मेंटेशन आपको दो याद रखने हैं, कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर इनटू अल्कोहल। अब सॉरी, सिर्फ आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, शुगर इनटू अल्कोहल बस। अगर आपसे मैम पूछे फटाफट सब बच्चों से, तो आपको बस क्या बोलना है, शुगर इनटू अल्कोहल, बस काम खत्म, शुगर इनटू अल्कोहल। तो अब उसको अगर आपको मैम बोले कि एक्सप्लेन करो इसको, हाँ, तो आप कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? This is the smell of alcohol and sugar being converted into alcohol by yeast. अब यहाँ पे these लिखा है ना, these process है, तो आपको यहाँ से काट के लिखना है, the process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. fermentation क्या होता है? sugar into alcohol, sugar into alcohol, sugar into alcohol. अब जो फर्मेंटेशन इन्वेंट किसने किया था? लॉइस पास्चर। अब जो लॉइस पास्चर का नाम ना, ये आपके 12th क्लास में भी आएगा और नीट के पेपर में भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है, लॉइस पास्चर ने फर्मेंटेशन का इन डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1857 में। अब हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनका, अब हम मतलब अब जब आपको पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी दवाई में भी यूज होते हैं। अब देखते हैं कैसे। अब जो whenever you have fall in the doctor may have give some antibiotic tablets, capsules or injury as a penicillin. अब आपको कभी कभी कमजोरी फील होती है या फिर कुछ वीकनेस फील होती है, फिर कुछ हो गया होगा आपको, हाँ, तो ज़्यादा कर आप मतलब बहुत कम तौर पे वो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है या फिर इंजेक्शन देता है या फिर कैप्सूल देता है, सच एज पेनासिलिन। आपको बस पेनिसिलिन याद रखना है, ठीक है। माइक्रो these source of these medicines in microorganisms. These medicines kill and stopping growth of a disease causing microorganisms such as medicines called antibiotics. अब एंटीबायोटिक होता क्या है? अब मैं एंटीबायोटिक होता है ना, हाँ, बायोटिक को मार मतलब बायोटिक्स को मारता है। एंटी मतलब उसके खिलाफ, बायोटिक मतलब जो वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको मारता है। अब होता क्या है, अब जब एंटीबायोटिक खाते हो ना, हाँ, तो उसमें ना आपकी बॉडी में ना एंटीबायोटिक उन सबको मार देता है, हाँ। और आपने कभी कभी सुना होगा कि 2 बूंद जिंदगी की बचपन में आपको पिलाते थे वो वैक्सीन, हाँ, वो होता क्या है, वो आपको पोलियो से बचाता है, वो पोलियो की वैक्सीन है। अब उसमें होता है क्या कि वो आपको ना बचपन में तैयार कर देते हैं उस पोलियो की बीमारी से लड़ने के लिए। उस ड्रॉप में होता क्या, उस ड्रॉप में कुछ ना पोलियो कॉज करने वाले माइक्रोब्स होते हैं, ताकि वो बॉडी आपसे जो आपकी बॉडी है वो उसी टाइम आपसे उस पोलियो बीमारी से लड़े उस बचपन में ही, और फिर उसी टाइम आपकी एंटीबायोटिक्स बन जाए। अब देखिए कोरोना वायरस चल रहा है अभी, हाँ, तो किसी को कोरोना वायरस हो गया होगा और उसको ठीक हो गया, तो उसकी बॉडी में बहुत कम चांस है कि उसको वापस कोरोना वायरस होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी है, और एंटीबॉडीज ना ये हार्मफुल माइक्रोब्स को मारती है। और अगर मान लीजिए आपने अगर ऐसी मज़े-मज़े में आपने अगर एंटीबायोटिक खा लिया, टैबलेट्स खा ली, तो जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होंगी या फिर आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनने वाली होंगी, वो उनको मारने, वो जो उनकी क्षमता होगी वो जो उनकी क्षमता होगी प्रोडक्शन की, वो ख़त्म कर देगा। मतलब अगर मान लीजिए आपने खा ली कोरोना वायरस की दवाई, बिना मतलब आपको कोरोना वायरस है नहीं,
तो आगे चल के अगर आपको कोरोना वायरस होना तो वो वैक्सीन कुछ भी हेल्प नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि आपने फालतू में खाया है वो। क्योंकि अब ये सिर्फ ना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब पे खाना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर की, और किसी की प्रिस्क्राइब पे नहीं खाना चाहिए। These days of number of antibiotics are begin produced from bacteria and fungi. अब आपको एंटीबायोटिक का एग्जांपल चाहिए होगा तो वो है आपका सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड एथ्रोमाइसिन। अब हमने सेप्ट्रोमाइसिन सुना होगा, जो क्रीम टाइप का होता है, कहीं आपको कट जाता है, कुछ हो जाता है तो हम लगाते हैं, वो क्रीम टाइप वाइट कलर का जेल होता है। अब जो ये एंटीबायोटिक के ये डिस्कवर किसने किया देखते हैं। इन 1926 Alexander Fleming was working on a cultural disease of causing bacteria. Suddenly he found that spore of a little green mound in his one of the cultural plate. He observed that the presence of a mound prevent the growth of bacteria. In fact, also killed May bacteria. From these mound, penicillium was prepared. और सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या था? पेनासिलियम। बस आपको याद रखना, सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या था? पेनासिलियम। अब ये इन्वेंट किसने? अब देखिए मैं बताता हूँ हुआ क्या था। अब जो ये अलेक्जेंडर है ना फ्लेमिंघम, ये ना एक कल्चरल प्लेट पे, मतलब एक बोल सकते हैं एक प्लेट पे काम कर रहे थे। प्लेट मतलब लेबोरेटरी में जो प्लेट होती है ना, हम स्केल कहते हैं, हाँ। वो उस पे कुछ काम कर रहे थे। वो कुछ ग्रीन माउंट को रख के देख रहे थे कि इसमें होता क्या है, हाँ। तो उसी टाइम उन्होंने देखा कि जो पेनासिलियम है ना, उस टाइम तो उनका नाम पेनासिलियम, पहले उसका नाम पेनासिलियम नहीं था। पहले उसको उसको उस टाइम बनाया नहीं गया। जब पता चला कि पेनासिलियम जब किल कर रहा है इस ब्रीड माउंट को, हाँ, उसको अ, उसको मतलब अपने आप से बनने से रोक रहा है, तब उसका नाम आया पेनासिलियम। कि हाँ, कि जो फ्रॉम दीज माउंट पेनासिलियम वाज प्रिपेयर्ड। मतलब ये हमारा, बस आपको ये बॉक्स याद रखना है, ये इसमें कुछ समझाने लायक इतना है नहीं। बस आपको याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहला पेनासिलियम का इन्वेंशन इन्होंने किया था। कौन सी दवाई का इन्वेंशन किया था इन लोगों ने? इन्होंने क्या किया था? पेनासिलियम का इन्वेंट किया था इन 1929। अलेक्जेंडर ने एंटीबायोटिक का सबसे पहला आविष्कार किया था। तो अब हम देखते हैं commonly known as antibiotic which are made up of fungi and bacteria. अब जी एंटीबायोटिक ये मेनली बना किससे होता है? फंगी एंड बैक्टीरिया से बना होता है। The antibiotics are manufactured by the growing special microorganisms are used for the cure and a variety of disease. अब इसको ध्यान से बनाया जाता है फैक्ट्रीज में। So सही है। Antibiotics are even mixed with the feed, livestock, and the poultry to check microbe infections on animals. They are also used to control में plant disease. ये हमारे plant disease में भी काम आते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि एंटीबायोटिक्स फालतू में नहीं खाना चाहिए, तो ये जो बॉक्स है ना, ये उसी के ऊपर दिया है। सो हम देखते हैं इस बॉक्स में क्या दिया है। It is important to remember that antibiotics should be taken only advised the qualified doctor. अब ये नहीं कि आपने किसी भी जूनियर डॉक्टर से ले लिया। क्वालिफाइड डॉक्टर मतलब बिल्कुल सीनियर डॉक्टर, उसके ही प्रिस्क्राइब पे देना चाहिए आपको। ये नहीं कि आपने अपने घर में किसी डॉक्टर से पूछ लिया, उसने कहा कि हाँ ले लो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो आपके लिए हार्म भी कर सकता है। also you must have complete the, आपको जितना डॉक्टर ने उस कोर्स जो है आपको उतना कंप्लीट करना है। अगर आपने कम खाया तब भी नुकसान करेगा, ज़्यादा खाया तब भी नुकसान करेगा। तो आपको इसे बिल्कुल टाइम टू टाइम लेना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नो नीड और वरी डज इट मेक्स द ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन माइट नीड इट फॉर। अब एंटीबायोटिक क्या है? ड्रग है ये, लेकिन ये हेल्पफुल ड्रग है। और आपने फालतू में एंटीबायोटिक खा लिया तो ये आपको ड्रग साबित कर सकता है, और आपको मतलब शराबी या फिर कुछ ऐसी पागल घोषित कर सकता है कोई इंसान, अगर आपने फालतू में ड्रग खा लिया। Also, antibiotics unnecessarily may kill the beneficial bacteria in your body. मैंने कहा था ना आपको कि ये beneficial bacteria आपको kill कर देगा आपकी बॉडी में, अगर आपने फालतू में एंटीबायोटिक खाया मजे मजे में। एंटीबायोटिक however not effective against the cold flu, और आपने एंटीबायोटिक खा लिया बिना मतलब में, तो आगे चल कर अगर आपको फ्लू या फिर कुछ हुआ, कुछ कोल्ड हुआ, तो आप कितनी भी दवाई खा लो कुछ असर नहीं करेगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने फालतू में दवाई खाई थी वो। अब हम पढ़ते हैं कि वैक्सीन होती। तो अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था ऊपर? एंटीबायोटिक। अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज।
अब मैं आप बता दूँ एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक सिर्फ एक दवाई है, ठीक है, सिर्फ मेडिसिन है जो कि हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब्स हार्मफुल माइक्रो एंटर करते हैं, तो हम लोग एंटीबायोटिक टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन या फिर कैप्सूल्स हम उसके खाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक होता क्या है। When disease carrying microbes enter in our body produce antibodies। अब देखिए, अगर आपकी बॉडी में ना कोरोना वायरस चला गया तो आपकी बॉडी ना उसी टाइम फटाफट ना एंटीबॉडीज निकालेगी। एंटीबॉडी मतलब एक मतलब अपनी वो ना हमारी बॉडी ना एक हार्मफुल माइक्रोब निकालेगी जो कि उसी से उसी टाइम फटाफट फाइट करेगा और उसे बोलेगा कि तुम निकलो, हाथ चलो निकलो फटाफट से। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर शो फाइट अ माइक्रोब इफ एंटर अगेन। और अगर मान लीजिए एक बार आपने उस बीमारी को भगा दिया ना, तो अगली बार जब वो बीमारी आएगी तो आपके पास आने का वो जुर्म नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी होती है। आपकी बॉडी में उस बीमारी से लड़ने की क्षमता आ चुकी होती है, आपके अंदर वो एंटीबॉडीज बन चुकी है जो आपकी मतलब आगे चल के आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर फाइट द माइक्रोब इफ द एंटर अगेन। If dead or weakened microbes introduce a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing saturated antibiotics. The antibiotics remaining in the body we are protected। अब एंटीबायोटिक ना हमारी बॉडी में रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्टेड करेगा वो आगे आने से, मतलब आगे बीमारी आने से। From these diseases causing microbes ever, there are vaccines, several diseases, including the cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by the vaccination। आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस या फिर क्लोरा या फिर सर्वल डिजीज, हम लोग इन सबकी वैक्सीनेशन लेते हैं। क्यों? ताकि जो ये हमारी बॉडी में उसी टाइम हमारी बॉडी में क्षमता बन जाए। अब मैंने आपको कहा था कि फालतू में देना चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हो कि तो मैं फालतू में दे रहे हैं बिना बीमारी के। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना आपके डॉक्टर के बिल्कुल प्रिस्क्राइब में आपको दिया जाता है, ये बिना ऐसे कुछ बोल के नहीं दिया जाता। ये बुक भी एक डॉक्टर के प्रेजेंस में बनी है, बिल्कुल सीनियर, मतलब एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के प्रिस्क्राइब मतलब उसके उन्होंने इस डिसीजन पे बनी है बुक ये, मतलब उन्होंने सब ये लिखा है, सोच समझ के लिखा है, सिर्फ फालतू में नहीं लिखा सब। सो एक एडवर्ड जेनर से डिस्कवर द वैक्सीन। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने निकाली और कब निकाली, तो आपका नाम याद रखना है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। अब ये एडवर्ड जेनर है ना, हाँ, ये आपके 12th क्लास के नीट के पेपर में भी आ सकता है, जो कि तो मेरे भाई के पेपर में आया था, जो कि स्मॉल पॉक्स की उन्होंने वैक्सीन निकाल दी 1798 में। If your childhood you must have been the injection of protecting yourself against the cerebral disease, you can prepare it cell disease। मैंने बताया था ना आपको, जो पोलियो की दवाई लेते हैं हम लोग ताकि आगे चल के हमें कुछ भी बीमारी ना हो। It is essential to protect a child against the disease. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement of the TV newspaper regarding protection of against polio, pulse polio program। आपने कभी कभी टीवी में ऐड भी देखा होगा कि पोलियो, पल्स पोलियो या फिर टीका लगवा लो, अपने ऐसे ऐड भी देखा होगा, ताकि वो आपको जागरूकता करते हैं कि हाँ ये ज़रूरी है बच्चों के लिए। पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चाइल्ड एज एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स वो क्या एक्चुअली वो वैक्सीन है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड कंप्लेनिंग, और ये वर्ल्ड वाइड वेब है www complaining against the smallpox has finally to the aggregation from the most part of the world. These days, vaccines are the made up of large-scale microbes to protect humans, other animals, several disease। अब जो पोलियो की दवाई है बहुत लार्ज स्केल में बनती है, क्योंकि इसको ना पूरी दुनिया में यूज़ करा जाता है। अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सो आप बताइए मुझे कि ये चैप्टर आप 2 पार्ट्स पढ़ना पसंद करें या फिर 1 पार्ट में। तो देखता हूँ इस चैप्टर में कितने हैं ये चैप्टर तो बड़ा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी ये चैप्टर मैं आपको यहाँ तक पढ़ा देता हूँ, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, सो तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोब्स हमने देखा। अब हम देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी में इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। डिक्रीज मतलब घटाना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं,
आर अवेलेबल टू द अब हम देख तो चले हमें 2.7 पहले हमें नीड देखना चाहिए क्योंकि हमारे लिए हेल्पफुल है। अब ये क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो जो इसकी फ़ोटो है ना, गूगल पे देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ये बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके दिखाएगा। तो मैंने भी इसकी पिक्चर बिल्कुल एक्सप्लेन करके बनाई थी। ये देखिए ना, ये राउंड राउंड शेप का, इसके अंदर भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो मैंने तो बनाया था, तो आप भी बनाना। तो सो देखते हैं। Nitrogen fixation from the atmosphere to the enriched soil with nitrogen and increasing its fertility. These microbes commonly called the biological nitrogen fixation. अब आपसे पूछा जाएगा कि कुछ बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एक बैक्टीरिया का नाम बताओ जो कि हमारे काम आता है सॉइल फर्टिलाइजर के लिए। तो आप उसे कह सकते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जी क्या क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब आप जानते हैं जो प्लांट्स को हेल्प किसकी होती है। अब जी नाइट्रोजन जो ये हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी ये काम क्या करता है। अब आप सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये क्या करता है, ये होता क्या है, आपने पढ़ा था ना कि क्लास 6 में कि जो शेल्टर वो शेल्टर देता है, वो खाना देता है, वो पानी देता है। आपने ऐसे कुछ पढ़ा होगा क्लास 6 में प्लांट्स के चैप्टर के बारे में। तो हम पढ़ेंगे उसे आगे भी, वो शायद से है चैप्टर में। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन आप जानते हैं कि ये बहुत हेल्पफुल होता है नाइट्रोजन के लिए। अब जो नाइट्रोजन ये प्रेजेंस का होता है, ये प्लांट्स के जड़ों में चिपका रहता है और ये करता क्या है, और प्लांट इनको शेल्टर देते हैं और ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन देता है उन प्लांट को। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल करते हैं। ये प्लांट शेल्टर देगा इसको, इसको घर देगा, और ये उसे खाना देगा उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। अब हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए कैसे काम आते हैं। अब आप जानते हैं वो जो पहले इस चैप्टर में हमारे दो वो हैं चाइल्ड हैं, have observed that the school gardener making manure along with his friends. There, they're collecting waste with their friends. They are collecting waste of plant, vegetables, and fruits from plants near a house and gardens. अब बुझो भैया ने क्या देखा कि जो उसके गार्डनर है ना, वो यहाँ वहाँ से ऑर्गेनिक चीज इकट्ठा कर रहे हैं और उसको डिस्पोजल कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम डिकम्पोज गॉट द कन्वर्ट इनटू मैन्योर, और कुछ समय बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। अब डू यू फाइंड डिफरेंस कंटेनिंग टू पॉट्स। हाँ, आपको क्या करना क्या है, आपको इससे आप कहने तो पॉट हो गई ना, सब आप ना एक पॉट उस पर नाम लिखना है, पॉट ए और पॉट बी। और एक पॉट में आप करना क्या है, प्लांट वेस्ट, उसमें प्लांट वेस्ट मतलब पौधों का छिलका विलका, फिर सब्जी का छिलका विलका आपको डाल देना है। और आपको क्या, आपको एक में डालना है, और आपको एक में डालना है put the pot aside sorry मैं एक में पढ़ के जाता हूँ। Put plant waste in plant A and think like polythene bags, empty glass or broken plastic toys in pot B। हाँ, आपको pot A में क्या डालना है, ऑर्गेनिक वेस्ट डालना है, खाने का प्याज का छिलका होगा, केले का छिलका होगा, सब डालना है आपको ऑर्गेनिक वेस्ट। और पॉट बी में आपको क्या डालना है, प्लास्टिक। और अब कुछ दिन बाद ऑब्जर्व क्या करेंगे, 4-5 दिन बाद क्या, कि जो धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो गया, उसमें वो प्लांट के लिए हेल्पफुल होने लगे। लेकिन ये प्लास्टिक ने इतना ढीठ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है तो गलने में। The plant's waste has been converted into manure by the action of microbes। अब ये किसकी वजह से, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स की वजह से हुआ। ये हमारी इन्वायरमेंट में हेल्प करते हैं। इन्वायरमेंट में क्यों बोला गया है, क्योंकि जो प्लांट्स वो भी थे इन्वायरमेंट का पार्ट ही। अगर प्लांट्स ही रहेंगे तो इन्वायरमेंट क्या रहेगा। Okay, the nutrients then release the process of you can be used by the plants again. Did you notice that the plot B, the porcelain bags, empty glass bottles, broken did not undergo such a change। अब ना ऑब्जर्व कि वो अंडरगोज नहीं है, वो बिल्कुल मतलब वो कुछ हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। सो हम देखते हैं कि हमने वो टॉपिक खत्म कर लिया एनवायरनमेंट वाला। अब हम देखते हैं 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। क्यों, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, हमारे लिए बहुत तरीके से हार्मफुल होते हैं। समटाइम्स माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स सच एज डिजीज कॉजिंग मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी डिजीज कॉजिंग माइक्रो।
सो माइक्रो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? पाइथोजेंस। बस आपको याद रखना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए खतरा करेंगे उसे हम कहते हैं पाइथोजेंस। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स spoil food, clothing, the and leather us learn more। अब हम पढ़ेंगे आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी तो होंगे जो मेरे को डिजीज करेंगे। अब ऐसे तो नहीं कि हमारे लिए सारे अच्छे होंगे। हमने पढ़ा ना अभी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होंगे उनसे हम कहेंगे कि पाइथोजेंस। अब ये वीडियो मैं बहुत लंबी बनाऊंगा, इसे मैं पार्ट में डिवाइड नहीं करूँगा कि पार्ट में डिवाइड करने से ना हम बच्चों को थोड़ी ढूंढने में हो जाता है तकलीफ, इसलिए मैं इसे एक ही पार्ट में रखूँगा। तो आप चाहे तो आधे घंटे का भी देख लीजिए, आधे घंटे का बाद देख लीजिएगा ब्रेक ले लेके। सो पैथोजेंस एंट्री इन आवर बॉडी। और पैथोजेंस क्या है? हार्मफुल माइक्रो ऑब्स। हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑब्स एंटर इन आवर बॉडी। ऐसे भी कह सकते हैं कि पैथोजेंस एंटर इन आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट। कैसे देखते हैं हम। they can also get transmitted by the direct contact with an infected person carried। अब सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? कोरोना वायरस का। अब आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस हमारे खाने में फैला हुआ है, पानी में फैला हुआ है, यहाँ तक इन्वायरमेंट, यहाँ तक हवा तक में फैला, हमारे तक हाथ की स्किन तक फैला, हमारे अंदर तक फैला। मतलब कोरोना वायरस मतलब हर जगह उसने तबाही मचाई थी या फिर है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा कोरोना वायरस ही है इसका। मतलब ये माइक्रो ये हमारे डेंजर माइक्रोब्स है हमारे लिए। देख इट ऑल्सो ठीक है। Microbial diseases that spread from infected person to healthy person through air, water, food, physical contact called the कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हमारे एयर के कॉन्टेक्ट में आने से होता है, वाटर से होता है, फूड से होता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट मतलब हाथ मिलाया किसी ने गला मिला, तो ऐसे भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल्स है डिजीज इंक्लूडिंग द क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स। कुछ साल बाद ना इसमें ना कोरोना वायरस भी जुड़ जाएगा, देखना। When a person suffering from a common and sneeze from the droplets of a moisture carrying thousands of virus and spread in air। अब अगर इन सब में अगर हम कोरोना वायरस से चले ना, तो किसी व्यक्ति ने किसी इंसान ने छींक दिया तो पूरे एयर में क्या हो जाएगा? कोरोना वायरस के पार्टिकल्स फैल जाएंगे अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो। अब देखते हैं कि बूझू ने क्वेश्चन क्या पूछा। देन हाउ वी प्रिवेंट द स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज? वी शुड कीप अ हैंकरचीज। हाँ, अब कोरोना वायरस में हमें क्या पहनना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। यहाँ पे हैंकरचीज लिखा है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें अपने आप को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। ऐसे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। दे आर मोस्ट इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स। अब कैरियर्स क्या होते हैं? एक डिजीज को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं कैरियर्स। और कैरियर्स का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हमारा? ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फिर मक्खी क्या करती है? दूसरे का मतलब गंदगी चीज़ पे बैठेगी, फिर हमारे पैक, फिर हमें गंदगी देगी वो। कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। देखिए हाउस फ्लाई सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा आएगा। हाउस फ्लाई का जो कि हमारा हाउस फ्लाई बहुत हमारे ये थोड़ा चैप्टर लंबा है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके देखिएगा वीडियो। मैंने भी थोड़ा ब्रेक लिया था अभी। हाउस फ्लाई तो हमारे लिए एक टाइप ऑफ हमारा कैरियर है हमारा। वो मतलब क्या करता है? वो यहाँ की चीज़ वहाँ पहुँचाता है, वहाँ की गंदगी यहाँ पहुँचाता है। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा किसी अगर गाय या फिर किसी भैंस ने पॉटी कर दी, तो वो क्या करता है? वो जो मक्खी है वो हंसा के बैठ जाता है। हाँ, उसके जस्ट बाद अगर आप वहाँ से गुजरेंगे तो वो क्या होगा? मक्खी आप पे चिपक जाएगा। और ये तो है नहीं कि मक्खी के पास हैंकी होता है, वो अपना हाथ साफ करेगा, नहीं। वो जितनी भी उसकी गंदगी थी पॉटी में की, वो सब आपके लेके पोंछ देगा, मतलब आपको गंदा कर देगा वो। दिस फ्लाइज आर द गार्बेज बैठते हैं, मतलब बहुत गंदी जगह बैठते हैं। पैथोजेंस स्टिक टू बॉडीज व्हेन ये पैथोजेंस करते क्या? हमारी बॉडी पे जाके चिपक जाते हैं। उसके बाद से हमारी बॉडी में ये बॉडी में हल्का ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी सीना खड़ी करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी में धीरे धीरे एंटर करने की कोशिश करते हैं और फिर हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फिर कोरोना वायरस भी तो ऐसी है,
ये पहले मल्टीप्लाई करता है फिर हमारी बॉडी में घुस जाता है। अब आपको बिल्कुल बोर लग रहा होगा कि मैं हमेशा कोरोनावायरस ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बिल्कुल कोरोनावायरस बिल्कुल एक कॉमन चीज़ है, बिल्कुल एक कॉमन। सो अब ब्रेक लेते रहिएगा, मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है? कि आपको नींद ना आ जाए बस। When the flies uncovered foods transferred, अब हाँ मेन टॉपिक की अगर मान लीजिए वो आप बोलते हैं कि बाहर का खाना मत खाओ, क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या हो गया, जा रहे हैं कहीं छोले भटूरे खाने और गाय ने उसकी दुकान की जो साइड में पॉटी कर दी, तो क्या होगा, मक्खी वहाँ जाके बैठेगी। अब ये तो है नहीं कि मक्खी एक ही जगह रहती है, मक्खी हर जगह घूमती है और वो आके आपके भटूरे पे बैठ गई, फिर आपको दिखेगा नहीं कि उसने पॉटी आपके भटूरे पे छोड़ा है, लेकिन उसमें के जितने भी गंदगी माइक्रोब, जितने भी हार्मफुल माइक्रोब होंगे वो तो आपके भटूरे पे आके चिपकेंगे और आप उसे खाएंगे और आपके लिए हार्मफुल होगा। इसलिए कहते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए और बारिश के मौसम में खास करके नहीं खाना चाहिए। बारिश के मौसम में क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादातर बाहर निकल जाते हैं ये लोग। अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, कैरियर का हमारा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है, विच कैरीज द पैरासाइट मलेरिया। अब मलेरिया आपसे पूछ रहा है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, कौन सा इंसेक्ट है ऐसा, तो हमारा वो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। फीमेल एडिस मॉस्किटोज एक्ट कैरियर डेंगू वायरस। अब फीमेल एडिस मॉस्किटो ये हमारा ये है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। आपसे पूछ रहा है कि एड्स किस बीमारी, एड्स मतलब जो होते हैं कि फीमेल एड्स मॉस्किटो ये हमारी क्या कैरी करती है, डेंगू वायरस कैरी करती है। और आपसे पूछेंगे कि डेंगू वायरस किस इंसेक्ट की वजह से होता है, वो होता है हमारा फीमेल एडिस मॉस्किटो। और कोई आपसे पूछेगा कि मलेरिया किस वजह से होता है, वो होता है हमारे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से। अब सोच रहे हो कि इसमें होता क्या ऐसा खास, अगर मान लीजिए कोई इंसान इन्फेक्टेड है डेंगू से या मलेरिया से, हाँ, ये जाके उसका खून चूसेगी और उसी खून के हल्का पार्टिकल उसके चोंच पे लगा होगा। ये तो है नहीं कि अपना वो चोंच साफ करेगी हैंकी से, नहीं। और जैसे वो जो उसका उसका होता है नोकदार चीज़ जो आपकी जैसे आपकी स्किन में घुस आएगी, उस जो इन्फेक्टेड पर्सन के जो खून के पार्टिकल्स होंगे वो आपके खून में डिजॉल्व हो जाएंगे और ये करेगा कि अपने आप में डिवाइड कर अपने आप में मल्टीप्लाई करेगा, जिसकी वजह से आपको एड्स या फिर आपको बीमारी हो सकती है डेंगू की। सो तो इसकी प्रिकॉशंस क्या है, आपको क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम आपको कूलर साफ करते रहना, अब फ्लावर पॉट्स में जितना पानी भर जाता है उसे साफ करते रहना है। तो ये प्रिकॉशन तो आप जानते होंगे। अब ये आता है सबसे मतलब इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक। ये टॉपिक तो मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ कि ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा, तो इसे जूम करके देखना पड़ेगा। अब ये टेबल के 2.1 टेबल कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ डिजीज के नाम दिए गए हैं और फिर कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन के नाम दिए गए हैं और ट्रांसमिशन मतलब ये किसके द्वारा फैलते हैं, और प्रिवेंट्स मेजर्स मतलब इनसे क्या होता है, मतलब इनके प्रिकॉशंस है फिर, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। अब सबसे पहले पूछा जाएगा कि ट्यूबरक्लोसिस ये क्या है। ट्यूबरक्लोसिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो है, लेकिन ये कौन से ग्रुप में आता है? ट्यूबरक्लोसिस आता है हमारे ग्रुप पे बैक्टीरिया वाले ग्रुप में आता है। और फिर ट्यूबरक्लोसिस किस ट्रांसमिशन से होता है, मतलब किसके माध्यम से होता है, हमारे एयर के माध्यम से होता है ये। अब इसकी जो जितने प्रिवेंट ना हम एक साथ देखेंगे, चारों प्रिवेंट्स। अब देखेंगे कि मेलिसिस क्या होता है। मेलिसिस हमारा एक वायरस है और जो किसके माध्यम से होता है, हमारे एयर के माध्यम से होता है हमारे लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाए पार्ट। बाय बाय अभी के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिएगा।